Hello students, welcome again in the online classes for laser physics. It is the fourth video lecture in the laser physics series and first video lecture for the unit 4, in which we will discuss about some kind of lasers like ruby laser, helium neon laser, semiconductor laser and application of lasers. ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर आपके 4 ही टॉपिक हैं, तो जो हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आप ये देखो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है और फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो सेकंड यूनिट में अब तक हमने जो थ्योरेटिकल वे किया था लेजर का कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस द लेजर, अब हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस करेंगे। अब हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट लेजर कैसे बनता है, गैस लेजर कैसे बनता है और सेमीकंडक्टर लेजर कैसे बनता है। क्लियर? तो अब हम एक बार बात कर लें जो हमने लास्ट यूनिट में किया था कि व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लेजिंग एक्शन, यानी लेजर के लिए आपको क्या चाहिए। देखो लेजर का अब आपको मीनिंग पता ही है। लेजर का क्या मीनिंग है भाई? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी यहां स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए और वो कब होगा? व्हेन पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन वुड बी अचीव्ड। और पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन कब होगी? जब आपकी मेटास्टेबल स्टेट होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लेजिंग एक्शन के लिए? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मस्ट हैव एन एक्टिव मीडियम। आपके पास क्या होना चाहिए? एक एक्टिव मीडियम होना चाहिए जिसके अंदर एक मेटास्टेबल स्टेट होगी। और एक्टिव मीडियम में एटलीस्ट अब आपको पता है कितने लेवल होने चाहिए एनर्जी लेवल? एटलीस्ट वी मस्ट हैव 3 एनर्जी लेवल्स और 4 एनर्जी लेवल्स नहीं, बिकॉज द लेजिंग एक्शन कैन नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ 2 लेवल सिस्टम ओनली। तो ये आपका एक्टिव मीडियम है। सॉलिड स्टेट लेजर के केस में ये आपका सॉलिड होगा कुछ, जैसे रूबी लेजर आपका सॉलिड स्टेट लेजर है, ये आपका गैस लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर है। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड है ये, और यहाँ पे कुछ गैस का ये कुछ फॉर्म होगी, वो हम करेंगे अभी। तो एक्टिव मीडियम की आपकी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट। सेकंड आपकी क्या है? पंपिंग। ये पंपिंग आपको पता है ना कि वी हैव टू पंप टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन एंड टू मस्ट बी ग्रेटर देन n1। क्योंकि देखो लेजिंग एक्शन तो 2 लेवल में होगा, वो अलग बात है कि मटेरियल के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं। तो उन 2 लेवल्स में कंडीशन क्या होनी चाहिए? n2 मस्ट बी ग्रेटर देन n1। क्या ये क्लियर है बच्चों? उसके लिए हम अलग अलग टाइप की हमने पंपिंग की थी। आज हम वही पंपिंग रियलाइज करेंगे कि जैसे यहां पे आपका ऑप्टिकल पंपिंग होगा, यहां पे आपका जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, यहां पे आपका डायरेक्ट पंपिंग होगा कि जो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेंगे और होल्स नीचे रहेंगे। तो क्लियर है इस केस में? तो ये पंपिंग होगा। पंपिंग के बाद थर्ड आपका क्या है? रेजोनेंट कैविटी। Then we must have the combination of 2 mirror. One mirror would be 100% reflective mirror and one mirror would be the partially transparent mirror. जैसे ये 100% reflective mirror है और ये 90% reflective mirror है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10% ट्रांसपेरेंसी है कि जहां से आपका लेजर बीम जो है लीक करेगा। ये किसके लिए हमें चाहिए? फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द बीम, कि 1 फोटोन से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे और ऐसे आपका एम्प्लीफिकेशन चलता जाएगा। सो दीज 3 आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लेजिंग एक्शन, और हम ये तीनों हर लेजर में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? तो हमने देखो प्रिंसिपल तो सबका वही है, स्टिमुलेटेड एमिशन है। सबके केस में बस मटेरियल अलग हो जाएगा, तो उसके केस में कंस्ट्रक्शन अलग होगी, वर्किंग अलग होगी। अब हम वही करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूबी लेजर से। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट लेजर जो बना था वो भी रूबी लेजर ही बना था बच्चों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रूबी लेजर। फर्स्ट जो आपका लेजर बना था 1960 में टीएम मियामान ने बनाया था, वो लेजर ही आपका रूबी लेजर था। ये सॉलिड स्टेट लेजर है, सॉलिड स्टेट लेजर। बेसिकली इसके अंदर ये क्रिस्टल का नाम है आपका रूबी क्रिस्टल। ये रूबी क्रिस्टल है। रूबी क्रिस्टल क्या होता है? आपका सिंपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इन विच सम फॉर लेजिंग एक्शन सम एल्यूमिनियम आर रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम और कितने रिप्लेस करते हैं हम? 0.05%। 0.05% ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिप्लेस्ड बाय द क्रोमियम, और वो आपका क्या हो जाएगा? Cr। क्रोमियम भी 2+ होता है, तो Cr2O3। क्लियर? तो यहां पे अब आपका जो क्रोमियम के कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे उसी के अंदर आपकी मेटास्टेबल स्टेट आएगी। अब यहां पे रूबी क्रिस्टल, देखो रूबी सॉलिड स्टेट है तो एक रॉड की फॉर्म होगी आपकी। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हम एक बार कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका क्या है? एक रूबी रोड है आपके पास।
ठीक है, ये क्रिस्टल की आपकी सॉलिड की रोड है यहाँ पे। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे देखो मिरर, दिस साइड इज फुल्ली सिल्वर्ड एंड दिस साइड इज पार्सली सिल्वर्ड। ये आपका पार्सली सिल्वर्ड है। अब हम देखो इसको हम क्या देंगे, पंपिंग देंगे। पंपिंग जो देंगे हम, पंपिंग यहाँ पे देंगे एक फ्लैश लाइट से, यानी यहाँ पे आपका फ्लैश लाइट हमने लगा दी जो आपकी है जीनोन लाइट, यहाँ पे जीनोन फ्लैश लाइट। ठीक है, जिसके लिए हाई पोटेंशियल चाहिए तो हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके लाइट देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने पंपिंग के लिए एक अरेंजमेंट लगाया। पंपिंग का अरेंजमेंट लगाने के बाद आपका देखो यहाँ पे जब ये लाइट आएगी बच्चों तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, तो उस केस के लिए हमें कूलिंग अपरेटस भी आपका चाहिए। ये मान लो हमने एक ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, कूलेंट आएगा, कूलेंट जाएगा बच्चों। ठीक है, कूलेंट इनलेट, कूलेंट आउटलेट। ये कूलेंट क्यों चाहिए मैं वर्किंग में आपको बताऊंगा। तो अभी ये देखो फंक्शन आपका यही आपकी रोड होगी, रूबी रोड। ठीक है, जहां पे आपकी ये साइड कैविटी बन गई आपकी, वन साइड इज फुल्ली सिल्वर्ड, अनदर साइड इज पार्सली सिल्वर्ड। अब इसके अंदर सॉलिड स्टेट है तो इसके अंदर क्रोमियम है, तो क्रोमियम की अगर मैं एनर्जी लेवल बनाऊं तो आपके जो क्रोमियम की एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ये आपका एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल है। जो जीनोन लाइट है ये आपका विजिबल लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ है इन ऑर्डर ऑफ 1500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो गैप है आपका एनर्जी E1 गैप, E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल एंड E3 एनर्जी लेवल। ये आपके क्रोमियम के एनर्जी लेवल्स है बच्चों, एग्जैक्ट स्कीमेटिक एनर्जी लेवल्स हमने लिखे हैं क्रोमियम के। तो आपका E1 है, E2 है, E3 है। यहां पे आपकी मेटास्टेबल स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, ये आपकी मेटास्टेबल स्टेट है। इस केस में अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो यहां पे जो लाइफ टाइम होगा इन ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकेंड, ये आपका लाइफ टाइम है। नॉर्मल स्टेट का लाइफ टाइम आपका क्या होता है 10⁻⁸। तो रूबी के केस में यहाँ पे जो मेटास्टेबल स्टेट है 10⁻³ सेकेंड है, तो ये आपका हो गया एक्टिव मीडियम। अब यहाँ पे देखो होगा क्या बच्चों, जैसे ही हम देखो यहाँ पे ऑन करेंगे कैपेसिटर चार्ज होगा, ये आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्ज होके जैसे वो डिस्चार्ज जब होगा तो फ्लैश लाइट होगी ना, फ्लैश एक फ्लैश आएगी तो वहां फ्लैश जो होगी वो क्या करेगी, देखो फ्लैश का लाइट भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ना, और वो कितनी एनर्जी होगी 1500 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी एनर्जी के साथ वो ऊपर जाएगा बच्चों। तो अगर वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्रोमियम के जो लेवल्स हैं, यानी क्रोमियम के जो इलेक्ट्रॉन, जो क्रोमियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होके E3 में जाएंगे, E3 से वो E2 में डीएक्साइट होंगे, और ये आपकी होगी वेरी फास्ट ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है ये कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगी, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, ये फास्ट ट्रांजिशन होगी। ये आपकी मेटास्टेबल स्टेट है। तो यहां पे सपोज N2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, N1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अगर ये मेटास्टेबल स्टेट है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रुकेंगे। यहां पे तो क्या है, देखो आपने फ्लैश लाइट ने वो सारे ऊपर भेज दिया ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर गए तो यहां पे आके एकदम एक बार, यानी सिचुएशन क्या होगी, योर N2 बिकम्स ग्रेटर देन N1। क्लियर। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो वन इलेक्ट्रॉन विल जम्प इनटू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एंड रिलीज अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। यहां पे जो फोटोन की वेवलेंथ आएगी 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आएगी। अब यहां पे आपका कैविटी है तो वापस फिर आएगी, ये वापस आके फिर ये 2 फोटोन बनेंगे, 3 फोटोन बनेंगे, तो यहां से आपका जो है लेजिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली इन 2 के अंदर से ही आपका जो है लेजर बीम प्रोड्यूस होगा, और वो कितनी वेवलेंथ का होगा 6943। देखो ना, ये वेवलेंथ बड़ी है, इसका मतलब ये एनर्जी कम है। देखो ना, तभी तो एनर्जी लेवल कम है ना बच्चों, ये बड़ा एनर्जी लेवल था, ये एनर्जी गैप ज्यादा था, ये एनर्जी गैप कम है, तभी इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो यहां पे ये आपका लेजिंग एक्शन बना इस 2 स्टेट में, E1 और E2, और ये 3 लेवल लेजर सिस्टम है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, जब यहां पे हम ये एनर्जी
जीनॉन फ्लैश लाइट को देते हैं वो एनर्जी बहुत ज्यादा हमें देनी पड़ती है, और उसके अंदर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी, देखो ना हमारे पास तो सिर्फ ये जो वेवलेंथ है या एक फ्रीक्वेंसी है यही तो काम आती है, बाकी आपकी एनर्जी वेस्ट चली जाती है बच्चों। दूसरी बात क्या है कि इतनी ज्यादा एनर्जी तो कैपेसिटर को देखो, ये डिस्चार्ज जैसे ही कैपेसिटर होगा फिर दोबारा ये चार्जिंग लेगा, तो चार्जिंग के टाइम पे ये फ्लैश लाइट आपकी क्या रहेगी, बंद रहेगी ना। तो जैसे ये बंद हो जाएगा तो आपका यहां से जो रेडिएशन है, जो लेजर का जो रेडिएशन निकलता है वो भी आपका कुछ टाइम के लिए ऑफ होगा, जब तक कि दोबारा जीनॉन लाइट ऑन ना हो। तो यानी यहां पे जो आपकी आउटपुट आएगी वो स्टेबल आउटपुट नहीं आएगी, यहां पे जो आपकी आउटपुट आएगी ना वो स्पाइक्स की फॉर्म में आएगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये देखो ये आपका लेजर की, यानी रूबी लेजर के केस में कंटिन्यूअस लाइट नहीं है, वो स्पाइक्स की फॉर्म में है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे आपका चलता जाएगा बच्चों। और स्पाइक्स की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि फ्लैश लाइट है, कैपेसिटर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, लेकिन इसकी जो रेंज है पावर की वो बहुत ब्रॉड है। तो ठीक है बच्चों, ये तो अभी देखो मेरे सामने, देखो इस साइड आपका अगर मैं कलरफुल फिगर की बात करें तो देखो ये कंस्ट्रक्शन है रूबी की, ये देखो ये रोड जो है ये है जीनॉन की, जो आपका जो स्पाइरल जो लूप बने हुए जीनॉन की फ्लैश लाइट है, बीच में आपका रूबी रोड है। तो यहाँ से आपका लेजिंग एक्शन निकलेगा जैसे आप ऑन ऑफ करेंगे। तो उसके बाद ये देखो इस साइड मेरे क्या एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं जो मैंने बोर्ड पे बनाए वही एनर्जी लेवल्स हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रेडिएशन किन 2 लेवल्स में होगा, और 3 लेवल ये सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके कंटिन्यूअस लाइट नहीं आती, इन फॉर्म ऑफ स्पाइक्स ये लाइट आती है, ठीक है। तो इसी को बच्चों देखो ये बना था 1960 में, तो 1 साल बाद ही एक और लेजर आपका बना था हीलियम नियॉन लेजर, जो कि हम अब करते हैं, और उसमें इसकी लिमिटेशंस को दूर किया गया। क्लियर। तो अब हम करते हैं हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर भी देखो रूबी लेजर के जस्ट 1 साल बाद ही अली जवन एंड हिज को वर्कर मेड हीलियम नियॉन लेजर इन 1961 एट बेल लेबोरेटरीज यूएसए। क्लियर। अब इसमें क्या था, यहाँ पे गैस लेजर है, तो एक ट्यूब लिया आपका डिस्चार्ज ट्यूब, जो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, सपोज इट इज योर डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज किसके लिए, क्योंकि हमें यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्चार्ज फ्लो करवाएंगे इस ट्यूब के अंदर से। इन दिस ट्यूब 2 gases are filled, helium gas and neon gas. Helium gas and neon gas are filled into 10:1 ratio. ठीक है, 10:1 का मीनिंग क्या है कि दिस गैस इज फिल्ड एज अ 1 torr प्रेशर, हीलियम गैस इज फिल्ड एज अ 1 torr प्रेशर, ठीक है। और ये नियॉन गैस आपका है 0.1 torr प्रेशर के साथ फिल्ड। क्लियर। टोर आपको क्या है पता है, ये किसकी यूनिट, आपकी प्रेशर की ये यूनिट है। क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 2 mirrors are used, one fully reflected, another partially reflected, to make the cavities. Okay, now to pass a current for pumping, discharge is passed through, so this is the discharge tube, approximately the length of this tube is in approximately that would be 80 centimeter and the diameter would be in its order of 1 centimeter. देखो जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स हो गया आपका, ठीक है। टू पास करंट, these are the 2 electrodes. क्लियर। अब होगा क्या, देखो वर्किंग में यहाँ पे हम बनाते एक बार, देर आर एनर्जी लेवल्स फॉर हीलियम एंड नियॉन। सपोज दिस इज द हीलियम, excited state energy levels and another excited state energy levels, okay, levels of helium. क्लियर। अब यहाँ पे आके आपके नियॉन के एनर्जी लेवल्स हैं। देखो हीलियम नियॉन इसलिए हमने फिल किया है क्योंकि कुछ नियॉन्स के एनर्जी लेवल्स हीलियम के एनर्जी लेवल्स के आसपास ही होते हैं। आप ये देखो, इसको हम बोलते हैं, देखो ये 4s है, मान लो अगर हम इसकी ये 5s है, ये किसके अंदर है, ये नियॉन के अंदर है, ठीक है। ये नियॉन के एनर्जी लेवल्स है, नियॉन के और भी एनर्जी लेवल्स आपके होते हैं। मैं वैसे ही असिमेट्रिक बना रहा हूं बच्चे, अदरवाइज तो ये जो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन एनर्जी लेवल्स की। देखो एक ये एनर्जी लेवल आपका, ठीक है, और एक ये एनर्जी लेवल आपका, एक एनर्जी लेवल ये है आपका, ये नियॉन के एनर्जी लेवल है। सपोज इट इज एनर्जी लेवल E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। आप कहेंगे जी ये तो 4 लेवल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन बच्चों ये एग्जांपल 4 लेवल का ही आएगा, कैसे आएगा आपको पता चलेगा। अब यहाँ देखो
हम एक साथ ही वर्किंग भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे हीलियम के साथ, क्योंकि हीलियम यहां ज्यादा है। तो हीलियम में क्या होगा, हीलियम के एटम्स का एक्साइटेशन होगा, जो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे जाएंगे, बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन, बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम्स गेट एक्साइटेड इनटू द एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। देखो यहां पे अब आपके हीलियम्स के एक्साइटेड लेवल्स में, तो जैसे ही एक्साइटेड लेवल्स में उनके इलेक्ट्रॉन होंगे, अब वो कोलाइड करेंगे नियोन के साथ। सो दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नियोन थ्रू कोलिजन। अब ये देखो यहां पे क्या है, थ्रू कोलिजन, यहां पे कोलिजन हुआ, हीलियम का नियोन के साथ कोलिजन होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि नियोन के जो आपके जो नियोन के जो एटम्स हैं वो हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। और किस एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, या तो यहां होंगे या वो यहां होंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पे जो मेटास्टेबल स्टेट्स है, यहां बहुत सारी मेटास्टेबल स्टेट है। देखो ये भी आपकी मेटास्टेबल स्टेट है, ये खुद एक मेटास्टेबल स्टेट है। ये यहां से देखो पॉसिबिलिटी है कि दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू दिस लेवल, ठीक है। यहां भी वो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्लियर। फिर यहां से वापस वो यहां आएंगे, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल में जाके, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे। ये देखो ये इनका पाथ बनाना। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जैसे देखो ना E6 से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं E6 से लेके यहां पे जाएंगे। देखो ये भी तो पॉसिबिलिटी है भाई। देखो यहां पे जो ये पॉसिबिलिटी है ना, ये देखो दिस इज द E6, दिस इज द E3। अब यहां पे जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप आपका विजिबल रेंज में, बाकी तो देखो एनर्जी गैप बहुत कम है, ये एनर्जी गैप बहुत कम है, ये एनर्जी गैप बहुत कम है। तो यहां पे भी लेजिंग एक्शन होगा, लेकिन वो इंफ्रारेड रीजन में होगा, वो बहुत ही छोटी एनर्जी है। लेकिन हमें इसीलिए देखो हमें तो विजिबल रीजन में अगर आपका लेजर बनाना तो आपका देखो किस रेंज में होगा वो। सो दिस एनर्जी गैप E6 एंड E3 lies in the visible region, and suppose it is N2 is the number of electron in this, N1 is the number of electron in this. This is the metastable state. तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, यहां के बाद तो जंप यहां करेंगे, या आपका क्या होगा, यहां पे आपका ये होगा स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन है, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद जैसे इस लेवल में जाएंगे, इसके बाद तो ये एनर्जी गैप इतना होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वॉल्स के साथ कोलाइड करके आपस में कोलिजन से वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। क्योंकि देखो ग्राउंड स्टेट में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी वो ऊपर जा पाएंगे, नहीं तो बार बार ये देखो साइकिल चलता रहेगा। अगर हम देखो बात करें सिर्फ इसी बीम की, देखो E6 एंड E3, तो यहां पे जो आपका है ये, अगर मैं इसकी आपकी वेवलेंथ लिखूं तो यहां पे जो वेवलेंथ आपकी है 6,328, यहां पे जो वेवलेंथ है 6,328 है। अगर हम बात करें इस वेवलेंथ की, तो ये देखो मैंने बताया तो वेवलेंथ बहुत ही कम है, 3.39 माइक्रोमीटर। और अगर बात करें इस वेवलेंथ की तो यहां पे ये 1.15 माइक्रोमीटर। तो ये तो देखो कितनी छोटी आपकी कितनी बड़ी वेवलेंथ है, तो इसलिए तो इंफ्रारेड रीजन में है। हमारे लिए रीजन देखो, हमारे लिए जो लेजिंग एक्शन है वो कहां पे होगा, E6 टू E3 में आएगा, ये देखो ना E3 से E2 में आएगा और फिर E1 में आएगा। तो आप एक चीज देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनी, देखो जो हीलियम का और नियोन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो हीलियम के साथ इलेक्ट्रॉन्स ने कोलाइड किया, वो एक्साइटेड स्टेट में गए, उन्होंने नियोन के एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में करवाया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ आएंगे उसके बाद E6 एक मेटास्टेबल स्टेट है, तो E6 से जाएंगे वो E3 में, तो यहाँ पे फोटोन रिलीज करेंगे। फोटोन जैसे यहाँ जाएगा फिर वापस जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन इज अचीव्ड इन प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। यहां पे रेडिएशन बने इसकी वजह से, तो रेडिएशन जैसे ही बनेगी तो आपका 1 से 2 फोटोन हो जाएंगे वापस, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, फिर 4 से 8 हो जाएंगे, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। तो आपके पास यहां से जो निकलेगा वो लेजर बीम निकलेगा, और कितनी फ्रीक्वेंसी का, कितनी वेवलेंथ का निकलेगा, 6,328 एंगस्ट्रॉम। क्या ये क्लियर है बच्चों? देखो कितने लेवल लेजर हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ठीक है, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां 1 2 3 4, तो ये 4 लेवल लेजर हो गया ना आपका। तो तभी तो ये देखो 4 लेवल में बच्चे मान रहे हो जी यहाँ तो लेवल बहुत सारे हैं। मैंने बताया ये लेवल्स अलग अलग
ट्रांजिशन अलग अलग रेडिएशंस के लिए है बच्चों। ये फार इंफ्रारेड रीजन में, ये विजिबल रीजन में, ये भी एक अलग है आपका, ये भी रेडिएशन, लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन है। ऐसे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ना अलग अलग, ठीक है, लेकिन लेजिंग एक्शन आपका यहां आएगा इसी फॉर्म में। क्या ये क्लियर है? तो ये देखो यहां पे कंटिन्यूअस बीम आएगा यहां पे, क्योंकि आपका जैसे सॉलिड स्टेट लेजर में रूबी लेजर था, वहां पे आपका स्पाइस की फॉर्म में था, यहां कंटिन्यूअस लेजर आएगा। यहां एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, एफिशिएंसी यहां पे ज्यादा अच्छी है। और यहां पे जो अगर हम इसकी पावर की बात करें तो जो पावर की रेंज है 1 to 50 मिली वॉट, इतनी वॉट के आपके हीलियम नियोन लेजर अवेलेबल हैं। अगर कंटिन्यूअस बीम की हम बात करें तो कंटिन्यूअस बीम का जो आपकी वोल्टेज आती है 5 to 10 वॉट आपकी वोल्टेज फाइनली आती है हीलियम नियॉन लेजर से। क्लियर? अब ये गैस लेजर है, जैसे रूबी लेजर में सॉलिड स्टेट लेजर थे तो वहां पे जो लेवल्स हैं वो शार्प नहीं होते, तो इसलिए वहां मोनोक्रोमेसिटी इतनी अच्छी नहीं थी। यहां पे मोनोक्रोमेसिटी उससे भी अच्छी मिले, क्योंकि गैसेस का केस है तो लेवल ऑलमोस्ट शार्प है, बिल्कुल शार्प तो यहां भी नहीं होते, लेकिन मोनोक्रोमेसिटी का जो फैक्टर है वो गैस लेजर में ज्यादा अच्छा है बजाय सॉलिड स्टेट लेजर के। क्या ये क्लियर है बच्चों? मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि यहां वर्किंग कैसे है। कंस्ट्रक्शन तो पता चली गया, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हीलियम एंड नियॉन्स आर फिल्ड विद 10:1 रेशियो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हीलियम एक्साइटेड लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे जो एटम्स हैं हीलियम के एटम्स नियॉन के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, तभी नियॉन के भी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर? ताकि एक्साइटेड स्टेट में देखो अब 10 हीलियम के एटम एक नियॉन का, तो हमेशा ये तो रहेगा ही ना कि नियॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहे, यानी सारे के सारे मैक्सिमम टाइम वो E6 लेवल में रहेंगे, यानी जो N2 है N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1, तो बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी होगी ना पॉपुलेशन इन्वर्जन की। तो जैसे ही एक बार एक फोटोन जाएगा फिर वापस वही फोटोन आएगा मिरर की वजह से, तभी हमारा क्या होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन। तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, और सारे वो अगर स्टिमुलेटेड एमिशन से आएंगे तो सारे फोटोन सेम फेज में होंगे, तो आपका लेजर बीम प्रोड्यूस होगा। और कितनी वेवलेंथ का होगा? 6, 3, 2, 8। तो कितने लेवल लेजर हुआ ये? 1, 2, 3, 4। इट इज अ 4 लेवल लेजर सिस्टम। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो ये आपका था हीलियम नियॉन लेजर का, इसकी मैंने आपको एडवांटेजेस भी बताई। अब आपका लास्ट है सेमीकंडक्टर लेजर। तो उससे पहले हम एक बार करेंगे व्हाट आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, और फिर आपका सेमीकंडक्टर लेजर करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट लेजर आपका है बच्चों सेमीकंडक्टर लेजर। जैसे हमने अभी सॉलिड स्टेट लेजर किया, गैस लेजर किया, ऐसे ही आपका एक और है सेमीकंडक्टर लेजर। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज वैसे आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर आर ऑफ 2 टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर डॉपिंग, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में आपके क्या होते हैं? देखो ये आपका क्या है, सपोज इट इज अ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये पी टाइप अगर मटेरियल आपका पी टाइप के केस में क्या होता है, यहाँ पे देयर आर द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन वैलेंस बैंड एंड देर आर इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो फर्मी लेवल आपका किसके पास होगा? आपका फर्मी लेवल होगा कंडक्शन बैंड के पास। क्लियर? सो इन केस ऑफ एन टाइप, एन टाइप में क्या होता है भाई, आपका ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो एन टाइप में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे? कंडक्शन बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। और यहाँ वैलेंस बैंड में क्या होंगे? होल्स। यहाँ पे होल्स आर द मिनोरिटी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ एन टाइप। तो यहाँ दैट्स व्हाई द फर्मी लेवल्स लाइज नियर टू द कंडक्शन बैंड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस एट द पीएन जंक्शन? अब मुझे बताओ अगर वो पीएन जंक्शन है तो पीएन जंक्शन पे क्या होगा भाई? तो पीएन जंक्शन के केस में अगर फर्मी लेवल को हम सेम बनाएंगे, देखो दिस इज योर फर्मी लेवल। तो यहाँ पे क्या देखो, ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड का स्टेट है। This is the conduction band, so number of electrons are there, and this is your valence band, and conduction band यहाँ पे आएगा इस केस में, इस केस में वैलेंस बैंड यहाँ आएगा। अगर हम मिलाएंगे एनर्जी बैंड डायग्राम्स की फॉर्म में, ये देखो कुछ आपने ऐसा किया था ना, ये देखो ये आपका ये क्या, देखो ये किसकी, ये बाउंड्री, देखो दिस इज द जंक्शन, ये आपका क्या है, दिस इज द पीएन जंक्शन,
ठीक है। इसके साइड में देखो ये पीएन जंक्शन है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका है पी टाइप है, इस साइड पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। क्लियर। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे आपके होल्स हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, जंक्शन के ऊपर देखो, जंक्शन पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं, होल्स आपके नीचे हैं। तो जैसे ही हम बाइसिंग करेंगे, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, आपके डिप्लीजन रीजन लेयर में जाएंगे। वो होल्स के साथ क्या होगा, वहां पे आपका रिकम्बिनेशन होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होल्स में रिकम्बाइन करेगा, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर होल्स में रिकम्बाइन करेगा तो क्या होगा, देयर वुड बी अ रिलीज ऑफ सम फोटोन ऑफ द एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां पे तो वो हमेशा ही जैसे फॉरवर्ड बायस रहेगा, हमेशा रिकम्बिनेशन होता जाएगा। तो हमेशा अगर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस लेवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोअर लेवल। यहां पे तो हमेशा ऐसा होगा ही ना। पंपिंग जो है वो डायरेक्ट कन्वर्जन है, यहां पे सीधा कन्वर्जन है। तो इस केस में जो है दिस पीएन जंक्शन डायोड कैन एक्ट एज ए एक्टिव मीडियम। और वो एक्टिव मीडियम कैसे होगा आपका, यहां पे बस थोड़ा सा हमें सिमेट्री को चेंज करना होता है। ये देखो आपका पी ब्लॉक, अब सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर क्या होता है, सपोज इट इज योर पी ब्लॉक, देन जंक्शन, एंड दिस इज योर एन ब्लॉक। ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। P इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, N इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। क्लियर। अब ये जंक्शन है, जो देखो जंक्शन है। नाउ दिस जंक्शन इज पॉलिश्ड। देखो वन साइड इज फुल्ली पॉलिश्ड एंड वन साइड इज पार्सली पॉलिश्ड। ठीक है। अब ये देखो, और बाकी जो दो फेस बची उसको हम ओपेक बना देते हैं कि जैसे कि यहां से लाइट नहीं निकल पाए। अब मुझे बताओ, जंक्शन के अंदर ही सारी स्टोरी चलेगी ना। यानी यहां पे देखो, जैसे ही आपका देखो ये पार्सली आपका ये फुल्ली सिल्वर्ड है, एक आपका पार्सली सिल्वर्ड, एक आपका फुल्ली सिल्वर्ड है प्लेन, बाकी दो आपके जो है हमने ओपेक कर दिए, वहां से लाइट नहीं निकल सकती। तो अब इसके अंदर होगा क्या, अंदर आपके देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन तो है ही अंदर। पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, बाइसिंग की वजह से आपका वहां पे क्या होगा, फोटोन रिलीज होगा। वो फोटोन रिलीज होके वापस ये रिफ्लेक्ट होके अंदर ही जाएगा, तो अंदर वो स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रोड्यूस करेगा और फिर ऑटोमेटिकली कैविटी की वजह से एम्पलीफाई होता चला जाएगा। एंड वी आर गेटिंग, सपोज इट इज यूर partially reflected mirror, then we are getting the laser beam from this partially reflecting mirror, and this laser beam is produced by the semiconductor, so that's why that is your semiconductor laser। तो क्या ये क्लियर है बच्चों। तो ये सेमीकंडक्टर लेजर का आपका केस था, जहां पे एक चीज देखो, हमें पंपिंग यहाँ पे क्या, डायरेक्ट कन्वर्जन, इसको हमने बोल दिया ना डायरेक्ट कन्वर्जन। यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ ना ऑप्टिकल पंपिंग की जरूरत है, न हमें आपका जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जरूरत है। डायरेक्ट आपका जो है सीधा ऑटोमेटिकली ही हमारा डायरेक्ट कन्वर्जन था। और ये देखो, ये जो मेरे पास है ये आपका कौन सा लेज़र है, ये बच्चों सेमीकंडक्टर लेज़र ही है, क्योंकि इसका साइज़ देखो कितना कम होगा और इसकी वोल्टेज भी कितनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी मिली वॉट का भी आप ले सकते हैं, वॉट का भी आप ले सकते हैं। जैसे ये मेरे पास है ना, इस पर लिखा हुआ है 5 मिली वॉट का लेज़र है। ठीक है। ये जो आपके पॉइंटर, जो लेजर पॉइंटर हैं, वो मैक्सिमम आपके सेमीकंडक्टर लेजर के ही होते हैं। और कॉस्ट देखो, आप परचेज करने जाते हो कितने का आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 100 रुपीज़ 200 रुपीज़। और जो छोटे छोटे लेजर आते हैं ना, जिसके आगे कुछ कुछ होता है और हम जो है अलग अलग वॉल्स पे जाके पिक्चर बन जाती है, वो तो वैसे भी 50-50 रुपए के आ जाते हैं बच्चों। तो आप एक चीज देखो, टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट हो गया कि लेजर का जो प्रिंसिपल आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा सेकेंड यूनिट में, आज वो 50-50 रुपीज में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। और ये सारी अवेलेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है। अब बात हम कर रहे हैं बच्चों, देखो हमने जो अभी इस यूनिट में किए 3 लेजर हमने अलग अलग किए, सॉलिड स्टेट लेजर रूबी लेजर किया, गैस लेजर हीलियम नियॉन लेजर किया और सेमीकंडक्टर लेजर हमने किया। अब लेजर की एप्लीकेशन क्या, देखो लेजर की एप्लीकेशन तो आपको भी पता है बहुत सारी है, फिर भी मैं देखो आपको अभी दिखा रहा हूं लेजर की एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दिखाऊंगा लेजर की एप्लीकेशंस। आपने दोनों यूनिट्स में लेजर किया। अब देखो मेन जो लेजर्स में आपने किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड लैंप। ये देखो, जो आपका कोई भी ऑर्डिनरी सोर्स है, वहाँ पे बहुत सारी वेवलेंथ्स वो इमिट करता है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, इनकोहेरेंट लाइट होती है। लेकिन लेजर के केस में क्या है, वो मोनोक्रोमेटिक है, डायरेक्शनल है और कोहेरेंट है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, इसलिए इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। हमने अभी किया हीलियम नियॉन लेजर।
आप ये देखिए मैंने उसका यहाँ पे फिगर दिखाया, ये देखो ये सेंटर में आपकी क्या ये ट्यूब है जो हमने वहाँ पे दिखाई थी। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे जो है हम वो फ्लो करवाएंगे, यहाँ से करंट फ्लो ऐसे कर जाएगा क्योंकि आपका पावर सप्लाई है। ये मिरर्स हैं, ये लगे हुए हैं, देखो 100% रिफ्लेक्टिव मिरर, 95% रिफ्लेक्टिव मिरर, ठीक है। और ये आपकी ट्यूब है जिसके अंदर आपका हीलियम है और नियोन है। क्लियर, ये हम इसकी बात कर चुके हैं। अब जैसे एक और लेजर हमने किया था रूबी लेजर, ये देखो ये आपकी फ्लैश ट्यूब है, ये देखो ये रूबी लेजर आपका, ठीक है। ये जीनोन फ्लैश लाइट है, सेंटर पे आपका रूबी रोड है। तो ये एक्चुअल में पिक्चर है उसकी। ये अलग अलग तरह के हमने जो, ये आपका डायोड लेजर है, जो डायोड लेजर का ये शॉर्ट जो अंदर जो होता है ये वो है जो मैंने आपको पेन लेजर दिखाया था, उसी के अंदर ये होता है। बाकी अलग अलग तरह के और लेजर यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों एप्लीकेशन, वैसे एप्लीकेशन तो आपको भी पता है कि लेजर बहुत जो है अलग अलग एरियाज में यूज किया जाता है। अब वो यूज क्या है, जैसे आप देखें मेडिसिन के फील्ड में लेजर का क्या यूज है। आपको पता है कि लेजर आई सर्जरी क्या होती है, तो वहां पे भी लेजर का यूज होता है। लेजर रिमूव्स टिश्यू फ्रॉम रिमेनिंग कोरोना टू चेंज इट्स शेप। देखो ना यहाँ से, तभी तो वो जो हमारी आई साइट है वो वहां पे उसमें करेक्शन कर सकते हैं हम यूजिंग लेजर। क्लियर। फिर आपका एमआरआई में, जो आपका एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, सबको पता है एमआरआई क्या होती है। तो एमआरआई ट्रीटमेंट में लेजर का यूज होता है। ये देखो कैसे हो रहा है, इमेज आपके सामने है। डेंटिस्ट है वो भी लेजर का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ है, वाटर जेट है, ये लेजर है। तो यहाँ पे ये लेजर का यूज होता है। फिलिंग्स को सुखाने के लिए भी आपका लेजर का यूज होता है, जो लेजर लाइट है। उसके बाद आप देखो कटिंग ऑफ मेटल्स, वेल्डिंग, यहाँ पे देखो कटिंग के लिए बहुत हाई पावर लेजर की जरूरत होती है और उसका बीम जो बहुत फाइन करना पड़ता है। बीम है वो कैसे फाइन करते हैं, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये फोकसिंग लेंस है। तो यहाँ पे जो लेजर का अपर्चर है, देखो लेजर बीम है, उसको और फाइन कर लेते हैं ताकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तभी ये लेजर जेट हो जाता है और ये जो है ऐसे कट कर सकता है फिर आपका किसी भी मेटल को। क्लियर। आप देखो ये रोड पे आप देखते होंगे, जो भी रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो वहां पे जो सर्वे के लिए और रेंजिंग के लिए इनके अंदर है ना, जो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो आपने देखे ही हुए हैं, तो इनके अंदर भी आपके लेजर ही होते हैं बच्चों। जैसे ये एक है मेन टेक्निक, देखो आप ये देखो, इसको हम बोलते हैं लिडार, LIDAR। ये आपका क्या होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट हैं, देखो ना सर्वे के लिए भी ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि दूर से ये आपका जो है आपका डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नहीं, एक्यूरेटली ये मेजर करते हैं बगैर, यानी अब हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग टेप की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनसे भी काम चल सकता है। देखो अब यही हमारी मेजरिंग टेप है बच्चों, ये किलोमीटर्स में, मीटर्स में बड़े एक्यूरेटली मेजर करती हैं और ये यूज होता है यहाँ पे लिडार टेक्निक। क्लियर। फिर आपका देखो लेजर कम्युनिकेशन में तो यूज होता ही है कि आपके सैटेलाइट्स हैं, वहां सिग्नल को, एक्चुअल में सिग्नल जहां आपको भेजना है, लेजर की हेल्प से हम कहीं से कहीं भी वो जो है सिग्नल भेज सकते हैं। ये दिखाया ही हुआ है इन इमेजेस में। आपका देखो जैसे गारमेंट इंडस्ट्री है, जैसे कपड़े हैं, कपड़े बनते हैं, वहां भी लेजर का हम यूज कर सकते हैं, उसका लेजर का जो है स्टिच कर सकते हैं हम लेजर की हेल्प से। बाकी जो भी रोबोटिक्स आर्म्स हैं वहां पे तो लेजर का यूज हर इंडस्ट्री में होता ही है, ठीक है। ये देखो जैसे जो डिजाइन इवन आपके गारमेंट्स पे बनते हैं वो भी देखो ना लेजर से, देखो CO2 जो लेजर है वो इनग्रेविंग डिजाइन, ये देखो ना, ये जो CO2 जो लेजर है वो कैसे इनग्रेव करता है डिजाइंस को, यहाँ पे दिखाए हुए हैं। फिर आपका देखो सबसे जरूरी है जो डेटा स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज आपको पता है इसको बोलते हैं ना ऑप्टिकल डिस्क। ये आपका ऑप्टिकल डिस्क है, तो वहां पे ना ये लेजर, ये देखो यहाँ पे लेजर, ये लेजर रीड कर रहा है बच्चों। तो ये देखो 010, तो उसको ना लेजर ही डिटेक्ट करता है। और ये ऊपर दिखाया हुआ लेजर कैसे डिटेक्ट कर रहा है देखो। अदरवाइज जो आपकी पेन ड्राइव है उसके अंदर डेटा स्टोरेज अलग तरह से होता है, ठीक है। ये देखो ऑप्टिकल डिस्क का और मैग्नीफाइंग व्यू दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये सेक्टर्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो इसी के अंदर ये देखो ना, ये आपके सेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर लेजर यहाँ जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, अगर यहाँ जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा, जहां से आएगा 1 हो जाएगा। तो देखो ऐसे डाटा चलता है। यहाँ पे देखो अगर ये ऐसे है तो 0 0 1 0 नहीं 0 1, ऐसे देखो ऐसे डाटा आपका ये डिस्क से लेजर पढ़ पाता है, तभी हम उसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क ड्राइव है, जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर भी ये देखो यहाँ पे लेजर होता है आपका, ठीक है। ये लेजर ही मतलब सेम, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क ही होती है वहाँ पे भी, जो आपका हार्ड ड्राइव है जो उसी के अंदर भी। होलोग्राफ, यहाँ भी लेजर का यूज होता है। देखो कैसे लेजर का यूज होता है ये दिखाया हुआ है इस इमेज में।
होलोग्राफी क्या आपको पता है कि एक 3 डायमेंशनल व्यू, 3 डायमेंशनल हमें एक पिक्चर बनाना होता है तो वो आपका होलोग्राम होता है। ठीक है, ये अलग अलग देखो, ये होलोग्राम जो दिखाया हुआ है यहाँ पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी लेजर का यूज होता है। कोई भी आपका स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, जैसे कोई भी सैंपल है उस पर लेजर लाइट डालेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो उसी के स्पेक्ट्रम को हम स्टडी कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए। बार कोड, जैसे आप कुछ भी परचेज करने चाहते हैं तो वहाँ बार कोड स्कैनिंग होती है, तो देखो जो बार कोड है ये भी लेजर ही होता है, अलग अलग वो लेजर से ही हम बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। फिर एक देखो सबसे मेन जो आप आजकल जो अगर हम लॉकडाउन है बच्चों, तो इसमें सबसे ज़रूरी है आपकी प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग जो है इंकजेट प्रिंटर आपने सुना है और एक आपने सुना लेजर प्रिंटर। तो ये देखो लेजर प्रिंटर का व्यू दिखाया हुआ है कि लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है। यह आपका यहाँ पे लेजर है, ये ड्रम है, पेज यहाँ से आता है, तो लेजर से ही देखो ना सिग्नल यहीं से बनेगा, और ड्रम के ऊपर जो है ना जो इंक है उस इंक की हेल्प से हम ड्रम पे लिख पाते हैं, और वो ड्रम पे जो है एज इट इज आपका पेज पे जो ड्रम पे लिखा होगा वो पेज पे निकल के आपका आ जाएगा, और बाद में उसको ड्राई कर दिया जाएगा। यहाँ पे ड्राई करते हैं, ड्राई कर देंगे तो आपको इंक जो सूख जाता है तभी आपका जो है प्रिंटिंग हो पाता है। फिर हम बात करते हैं कि देखो ये जैसे गन है, लेजर गन, तो वहाँ पे भी लेजर का आपका यूज होता है। एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वहाँ पे लेजर गाइडेड सिस्टम होते हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, तो ये लेजर गाइडेड है। यहाँ पे देखो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं कि जो आपका एयरक्राफ्ट रिलीज करेगा, ये भी लेजर गाइडेड है कि एयरक्राफ्ट से लेजर की हेल्प से टारगेट को सेट किया जाएगा। ये जो आपका बॉम्ब है ये वहीं जाके गिरेगा जहाँ पे आपका लेजर सेट होगा, और वो होगा आपका फाइटर जेट से या किसी और भी ड्रोन से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, तो इनको बोलते हैं लेजर गाइडेड बॉम्ब। जैसे ये देखो दिखाया हुआ है लेजर गाइडेड बम कैसे चलते हैं। ये देखो यहाँ से ये रास्ता बनाए लेजर टारगेट में, ये एक बार किसी टैंक को टारगेट कर दिया लेजर की हेल्प से, तो जो बम है वो जहाँ पे लेजर पॉइंटर है वहीं जाके गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो लेजर टारगेटिंग सिस्टम होता है दूर देखने के लिए, ये भी यूज़ हम करते हैं। लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं बॉम्ब की तरह, ये भी होती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने लिया है। तो अब हमने जो यूनिट्स कंप्लीट किया है इन एप्लीकेशन से आप फील कर सकते हो कि लेजर की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में आज ये यूज होता है। क्लियर, एग्जाम में लिखने के लिए बच्चों जो भी आपके पास बुक है उस बुक के अंदर से आप अपने नोट्स बना सकते हो कि, और उसके हिसाब से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन सम एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी आ सकता है कि मेडिसिन में बताओ या लिडार बताओ या होलोग्राफी में बताओ, तो आप वो पढ़ के उसमें लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, मुझे लगता है अब ये एप्लीकेशंस आपको क्लियर होंगी। ओके बच्चों, हाँ बच्चों देखो ये थी एप्लीकेशन। तो इसके साथ हमारी यूनिट कंप्लीट होगी। हमने 4 टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर किए। वो क्या क्या थे आपके? सॉलिड स्टेट लेजर था आपका रूबी लेजर, फिर हीलियम नियोन लेजर था गैस लेजर जो था, फिर सेमीकंडक्टर लेजर था, और हमने अभी किया आपका एप्लीकेशंस। ठीक है, अब यूनिट कंप्लीट होने के साथ ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया बच्चों। हमने क्वांटम मैकेनिक्स और लेजर फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप अपने इसको बुक से प्रिपेयर करो और न्यूमेरिकल्स करो, फिर आपको और अच्छी क्लैरिटी होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखो वैसे तो हम क्लास में मिलते ही रहेंगे, और फिर भी कोई है तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं बच्चों कभी भी। तो लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी, अपने आप लिख लिख के देखें, और ये बात ज़रूर सोचें कि क्या अब हम अपने हाथों से लेज़र बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं तो आप ठीक है, आपको जो सामान चाहिएगा हम आपको दे देंगे, कि हम कह देंगे कि इमेजिनरी ये लो, तो अब आप क्या बना सकते हैं कि नहीं, और वो वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है देखो लेज़र काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स भी सिंपल थी, बस थोड़ा सा बड़ी थी, लेकिन वो इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्टिंग लेज़र भी था बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।